आज इस वीडियो में हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एंशिएंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, एंशिएंट टाइम पर कैसे लोग पोजीशन को मेजर करते थे, पोजीशन के बारे में कैसे पता करते थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे का क्या कहानी है और कैसे हम पोजीशन को पता कर सकते हैं। तो पोजीशन को पता करने के लिए हमें डबल डी का जरूरत होता है। इसमें एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है डिस्टेंस। अगर आपको किसी प्लेस की, किसी पोजीशन की डायरेक्शन या फिर पोजीशन पता करना होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो होता है वो होता है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, उससे बोल दिया जाए आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए और 10 मीटर पर जो घर होगा वही आपके फ्रेंड का घर है, तो आराम से आप पता कर सकते हो। तो इसी कहानी, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हमने पहली क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमने समझा था, जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमने पता किया था एक पोजीशन को, एक जगह की लोकेशन को पता किया था। सिमिलरली इस चैप्टर में भी, इस कंडीशन में भी हमें दो डायरेक्शन और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई भी दो डायमेंशन की जरूरत आपको पड़ती है। तो दो डायमेंशन क्या होंगे, कैसे होंगे और कैसे हम उनके यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को एक कहानी से, जो कि है शालिनी और उसके भाई जो कि देख नहीं सकता है, रियान। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे मेन पार्ट के। इस चैप्टर के जो मेन पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। इसमें चैप्टर का नेम आपको पता ही है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने पूरा एंशिएंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्या होता है एंशिएंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जो इसका मेन कंसेप्ट है उसकी शुरुआत होती है एक कहानी से, और जो कि कहानी है रियान और उसकी बहन शालिनी की। शालिनी और रियान जो होता है वो देखने में असमर्थ होता है, मतलब कि वो देख नहीं पाता, ब्लाइंड होता है। तो उसके लिए उसकी बहन कुछ पेन का यूज़ करके और थ्रेड का यूज़ करके एक ग्रिड के ऊपर उसके रूम का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, पूरी कहानी क्या है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरी कहानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो क्या है एक्चुअल में वो हम जानते हैं। तो शुरुआत ऐसी होती है, स्टार्टिंग में जब एकेडमिक ईयर होता है, जैसे कि उसकी जो शालिनी और रियान की जो मदर होती है, वो उनकी जो जॉब होती है वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है, ट्रांसफ़र होता है, तो फिर बच्चों को एक साथ ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरी जगह जाते हैं, तो उस तरीके से उनको नई नई चीज़ों को सीखना पड़ता है और एडजस्ट भी बहुत करना पड़ता है। तो इसी में जब शालिनी 9th क्लास से जस्ट पास हुई रहती है, मतलब कि उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूरी नॉलेज रहती है, तो जब उसने पास कर ही लिया था तो वो अब इस चीज़ का यूज़ करना चाह रही थी। यूज़ करके वो अपने भाई के लिए किसी भी मेथड से ये बताना चाह रही थी या फिर सिखाना चाह रही थी, क्योंकि वो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था उसका भाई रियान। तो उसने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड लिया, रेक्टेंगुलर बोर्ड लिया, और उसके ऊपर उसने ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर उसने पूरा बना दिया। ठीक है, कहाँ पर उसके रूम का ये स्ट्रक्चर है ना, जो उसका भाई रियान उसके रूम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें उसने क्या किया, वो मैथमेटिक्स में होशियार होगी वो, तो उसने रियान के लिए पूरा बोर्ड बनाया इस तरीके से, और वो चाहती थी कि उसका भाई जो वो पूरी डायरेक्शंस को पता कर पाए, वो फील कर पाए, है ना, इस बोर्ड के थ्रू वो हर एक डायरेक्शन को फील कर पाए। तो उसने ये ग्रिड बनाया था जिस पे उसने यूज़ करी थी कुछ पेन्स, उसने पेन लगाया, जैसे ये आपको दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो मैंने सर्कल बनाई, ये सारी क्या है, उसकी पेन है, जो वो पेन यूज़ कर रही थी। ठीक है, ये सारी पेन्स का यूज़ किया है और कुछ थ्रेड का यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड्स भी हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये थ्रेड है, ये यहाँ पे दिख रहा है ये थ्रेड है, ये है यहाँ पे थ्रेड। तो उसने थ्रेड का भी यूज़ किया है। ठीक है, और थ्रेड और पेन का यूज़ करके उसने ये पूरा बोर्ड बनाया है। और इससे ये पता चलता है कि रूम जो है उसका फ्लोर, जो ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, ये फ्लोर का डायग्राम दिख रहा है ना, ये आप पूरा स्ट्रक्चर दिया है, बेडरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, डोर, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। ठीक है, इसमें और उसने क्या किया, उसको बता दिया रियान के लिए, शालिनी ने बताया कि यहाँ पर अगर आप 1 सेंटीमीटर चलते हो, इस ग्रिड के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है 1 फुट। ठीक है, 1 फीट के लिए वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, स्केल जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट है या फिर फीट है। ठीक है, और ग्रिड बोर्ड का यहाँ पे उसने यूज़ किया है। अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने सारी पेन का यूज़ किया, पेन को लेकर उसने यहाँ पे पेन लगाया, पहले बोर्ड के ऊपर पेन्स लगाई और उनसे उसने थ्रेड को कंप्लीट किया, थ्रेड को बांध दिया, कॉर्नर्स को बांध दिया उसने। थिक वुलन जो थ्रेड था उसका थिक वुलन क्लॉथ था, जिससे कि, और वुलन
थ्रेड था जिससे कि रियान आराम से उसको फील कर पाए कि कहाँ पर कैसी डायरेक्शन है। 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो कितना फीट, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर मूव हो रहा है तो 1 फीट के इक्वल है। अगर रियान मान लो 2 सेंटीमीटर अगर मूव कर पा रहा है, अगर मूव हुआ है तो उसका मतलब क्या, 2 फीट के इक्वल है। 3 सेंटीमीटर तो 3 फीट इस रूम में मूव करेगा वो, ठीक है। एक्चुअल में जो है बोर्ड, ये बहुत छोटा है, तो बोर्ड छोटा है मगर इसकी जो स्केल है, स्केल मतलब होता है कि आप कितना एक्चुअल में कितना है, 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका स्केल होता है, ठीक है। तो इससे क्या करता था वो, रियान जैसे पकड़ कर पेन का यूज़ करके, थ्रेड का यूज़ करके वो आइडेंटिफाई कर पाता था कि कहाँ पर पोजीशन है, ठीक है। मतलब कि फिंगर्स का यूज़ करके वो पता कर लेता था। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ग्राफ को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, स्केल का यूज़ कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें। इस फिगर में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे कहीं पर भी देखो, यहाँ बाथिंग एरिया है, सारी चीज़ें। ये बाथिंग एरिया रहा आपका, यहाँ पर ये बाथिंग एरिया, यहाँ पे ये उसका टॉयलेट है, यहाँ पर डोर है, यहाँ पर भी डोर है ये, ठीक है। और ये इसका बेडरूम है पूरा, ये बेडरूम आपको गिवन है, यहाँ पे उसके ग्लास और जो भी उसको चाहिए होता है वो रखा है। यहाँ पे उसका अलमारी है, अलमारी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, मगर यहाँ पे विंडो का यूज़ नहीं किया है। विंडो कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आता है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे का एरिया। मतलब कि अगर ऊपर से किसी रूम की फ़ोटो खींची जाए तो इस तरीके से दिखेगा वो, और जब ऊपर से फ़ोटो खींचा जाएगा बिल्कुल जस्ट ऊपर से, तो वहाँ पे आपको विंडो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि विंडो जो है वो वॉल्स के ऊपर है, दीवारों के ऊपर विंडो होता है। तो दीवार ही नहीं है इसमें, तो फिर विंडो कहाँ से होगा, इसलिए यहाँ पे विंडो का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पे विंडो के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर है। तो ये पूरा और अच्छे से इस तरीके से आपको गिवन ये पूरा स्ट्रक्चर दिया है आपके रूम का, जो उसका रेयान के रूम का जो शालिनी ने बनाया उसके लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसको डायरेक्शन और चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, ठीक है, ग्रिड पर। तो इस ग्रिड के ऊपर जो शालिनी ने डायग्राम बनाया उसको स्टडी करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट पॉइंट्स इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस थ्रू 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। 2 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी और दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में इंटीजर्स पढ़ा है, रेशनल नंबर्स को लोकेट करना आपने एक नंबर लाइन, सिंगल नंबर लाइन के ऊपर आपने लोकेट करना सीखा, और जो हम और फर्दर अभी और डिस्कस करने वाले हैं, आगे चल के और करेंगे। तो अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो ये नंबर लाइन है, इसमें बीच में क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आप नंबर लाइन बनाते हो, ठीक है। नंबर लाइन बन जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो, रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कर सकते हो आराम से आप। मगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर आपको 2 एक्सिस चाहिए होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एक्सिस चाहिए होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होती है वर्टिकल एक्सिस। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपके हिसाब से नहीं है, ये स्लाइड में है भले, ठीक है, मगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा डायग्राम इतना, ये जो दिख रहा है ये सिर्फ है, इसमें आपको 3D स्पेस में है ये, मगर ऐसा आपको 3D स्पेस नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है, जो कि हम आगे और पढ़ने वाले हैं अभी। तो इसको अगर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया है ये हम मान ले रहे यहाँ पर हम बना के देखते, ठीक है। एक एक्सिस ये हो गया और दूसरा एक्सिस ये हो गया। एक नंबर लाइन ये होती है, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, और ये है वर्टिकल नंबर लाइन, जिसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये होगा एक्स एक्सिस। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और अब जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, 2 नंबर लाइन है, दोनों नंबर लाइन, जैसे ये नंबर लाइन एक्स, ये एक्स वाली है, तो इसका बीच का वाला जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं अपन, जहाँ पर ये दोनों लाइंस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ये होती है वर्टिकल नंबर लाइन, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्लियर है, तो इसको हम यहाँ पे बोला जाता है ओरिजिन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन। 2 लाइन नंबर लाइन मिल जाए, जैसे एक नंबर लाइन होगी तो सिर्फ आप एक ही चीज़ के बारे में बता सकते हो, एक पॉइंट की
एक नंबर को आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल वाला नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। मगर जैसे ही आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने वाले हो, नंबर लाइन के ऊपर नहीं, अब आपको यहाँ पे प्लेन सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा बोर्ड जो दिख रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है, पेज दिख रहा है जो सामने, ये पेज जो है, इस पेज की बात करें, इस पेज पर आपको अगर लोकेट करना है, ठीक है, तो इस पेज पर अगर कोई भी पॉइंट आपको चाहिए, अगर लोकेशन पता करना अगर आपको, तो आपको ज़रूरत होता है किसका, कार्टेशियन प्लेन का। ये जो आपको हमने पहले बता दिया, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको, ये अभी आपका 3D स्पेस का है, 2D अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले क्या, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन जो हो जाती है, इट इज़ यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट में होता है। और वाई एक्सिस जो रहती है वर्टिकल रेफरेंस लाइन, रेफरेंस मतलब होता है जिससे अपन मेजरमेंट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप घर से स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल तक का मेजरमेंट, तो आपको घर जो है वो क्या है, रेफरेंस है। अगर आप बोल दो कि आप किसी के भी घर से अगर जा रहे हो स्कूल, तो फिर वो आपका कुछ पता ही नहीं लगेगा कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस अगर पता करना है अगर आपको, या फिर आपकी पोजीशन पता करनी है आपको, तो आपको एक फिक्स रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस मतलब एक फिक्स जगह, एक फिक्स लाइन, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिससे आप डिस्टेंस को मेज़र कर पाओ, ठीक है। अब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है जहाँ से डिस्टेंस मेज़र किए जाते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे, है ना, जहाँ पर दोनों लाइंस, ये दोनों लाइन नंबर लाइंस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है ओरिजिन। और यहीं से सारे डिस्टेंस मेज़र कर पाते हैं अपन, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस आप मेज़र करने वाले हो वो सब इसी से मेज़रमेंट करने वाले हो, ठीक है। डिफाइनिंग द सेंटर, अब सेंटर होता क्या है ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, नोट्स में लिख भी सकते हो आप, नोट्स बनाओगे जब। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन, ये आपको पता ही है। एवरी पोजीशन इन द रूम और ऑन द ग्राफ, जो रूम बनाया था रियान का, उसके रूम में जितने भी पोजीशन है उन सबको मेजरमेंट ओरिजिन से किया जाएगा। एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, उससे ही डिस्टेंस मेजर होगा। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, शालिनी ने क्या रेफरेंस पॉइंट दिया है वो अपन इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एवरी पोजीशन इन द रूम और ऑन द ग्राफ इज मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट। हर एक पोजीशन, हर एक जगह की, हर एक जगह की लोकेशन जो है या पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से पता चलेगी, ठीक है। अब वो रेफरेंस पॉइंट अपन आगे चल के देखेंगे क्या लेंगे। और ओरिजिन जो रहता है ज़ीरो होता है वो दोनों के लिए, चाहे वर्टिकल नंबर लाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों के लिए आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। और ओरिजिन से आप डिस्टेंस मेज़र करोगे वो सब ज़ीरो ही होंगे, ज़ीरो से डिस्टेंस मेज़र करोगे आप, है ना। जैसे आप ज़ीरो से राइट साइड में जाओगे तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है पूरा, ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन है, अब इस नंबर लाइन से ये बीच में आ गया, ये ओरिजिन है। इससे अगर आप राइट में जाते हो, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन से अगर राइट में जाते हो अगर आप, तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर आप अपवर्ड जाते हो, ऊपर की तरफ जाते हो अगर मान लो, तो ये जो डिस्टेंस होता है इस पे नंबर लाइन की वाई एक्सिस की ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ या फिर ओरिजिन से राइट साइड, आप जब डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेते हो। और अगर नीचे की साइड जाते हो तो ये नेगेटिव, और लेफ्ट साइड जाते हो तो भी नेगेटिव डिस्टेंस माना जाता है या फिर मेज़र किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए आप, ये आपको याद रखना सारी चीज़ें, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता है ये ग्राफ। इस ग्राफ में कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये आप एक्सिस देख रहे हो, ये है एक्स एक्सिस और एक है ये वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। दोनों एक्सिस गिवन है और दोनों एक्सिस पे कई सारे पॉइंट्स भी गिवन है। इन पॉइंट्स पे आप कैसे क्या करने वाले हो वो आपको यहाँ पे पूरा डिस्कस करना है। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, देखना नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है कई सारे पॉइंट्स गिवन है इसमें। एक ये पॉइंट एच है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, एच पॉइंट दिख रहा है, ये एच हो गया। ये पॉइंट है बी, ये है ओ, ये ई है और ये है जी पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स की जो लोकेशन है या फिर पोजीशन है वो आपको दिख रहा है क्लियरली, एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट बी है और ई है ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। पॉइंट एच और पॉइंट जी ये दोनों वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस से जब आप डिस्टेंस ऊपर की तरफ या नीचे की साइड, ऊपर की तरफ मेजर करोगे या फिर नीचे की साइड मेजर करोगे, इस एक्सिस से डिस्टेंस ऊपर की साइड मेजर करोगे तो कुछ वैल्यू बढ़ेगी वाई की वैल्यू,
दिख रहा है आपको। जैसे ऊपर की साइड जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, वाई। नीचे की साइड जाओगे तो वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मगर वो नेगेटिव में बढ़ रहा है। देखो -1, फिर -2, -3, -4, इस तरीके से क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड जाने पर बढ़ता है या फिर घटता है। क्लियर है। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट बी है, अब बी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ना तो ये ऊपर गया है पॉइंट, ना ही नीचे गया है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो जो एक्स एक्सिस होती है इसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए आप, वाई कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, दिख रहा है। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से कंडीशन अपन को निकल के मिल रहा है, वो क्या है कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वाई पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है, आप जैसे देखो यहाँ पे क्या दिखाइए, 0,4 है, 0,4 है। इसमें जो ये पहला वाला ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और दूसरा वाला ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है, पहले वाला कोऑर्डिनेट अपन हमेशा एक्स रखते हैं, दूसरा वाला वाई रखते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, ना ही कन्फ्यूज़ होना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट और दिख रहा है, एच और जी। ये जी है और यहाँ पे एच। अब एच और जी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स। और जब वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे दोनों पॉइंट्स अगर, तो इन दोनों पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो 0 होगा। तो देखो पहले एक्स की वैल्यू अब हमने आपको बताया था कि 0,4 है, तो पहले एक्स लिखा जाएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो वाई एक्सिस से जब आप राइट साइड मूव करते हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, और जब वाई एक्सिस से आप लेफ्ट साइड मूव करते हो तो आपको दिखता है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव साइड में बढ़ रही है। और जब वाई एक्सिस के ऊपर ही अगर पॉइंट होगा तो ना तो जो पॉइंट है, ना ही आप मूव कर रहे हो इस साइड को, ना ही पॉइंट आप राइट में ले रहे हो, ना ही लेफ्ट में ले रहे हो, कोई भी पॉइंट ना राइट साइड में ले रहे हो आप, ना ही यहाँ पे लेफ्ट साइड ले रहे हो। इसका मतलब क्या है, एक्सिस के ऊपर ही आप पॉइंट को ले रहे हो। और अगर पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर लाई करे, वाई एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट लाई करेगा, इसका मतलब सीधा सा है इस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से अपन को 2 रिजल्ट देखने को मिले हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 है। अब दूसरा जो पॉइंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ दे सकते हो बी पॉइंट जो है। ठीक है, बी पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है। अब ये डिस्टेंस अपन ने मेज़र कैसे किया है, अगर आपको पॉइंट दे दिया 4,5,0, ये 4,5 है, ये बी पॉइंट में देखोगे अगर आप, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 4.5 और वाई की वैल्यू कितनी है 0, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। तो ये जो डिस्टेंस मेज़र किया ये हमने कहाँ से किया है, ओरिजिन से किया है। ओरिजिन से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 के बीच में क्या आ गया, ये 4.5। तो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस मेज़र किया तो ये 4.5 अपन को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो जब ओरिजिन से ही डिस्टेंस मेज़र करोगे, यहीं से आप डिस्टेंस मेज़र करोगे इस साइड, तो एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस ई के ई पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला ये पॉइंट क्या है, ई है। और ई पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी, -2.9, 0 है। ठीक है, 0 क्यों है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। एक्स के ऊपर लाई करेगा तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको फिगर जो दिख रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर लिखा दिख रहा है A, B, जहाँ पे A और B कोई भी पॉइंट हो सकते, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्रैकेट में जो नंबर दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आप यहाँ पे H की वैल्यू देखो, H का अगर पोजीशन देखो तो H पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करेंगे H तक का, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी, y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट इसलिए। और y की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y 0 से कितना डिस्टेंस पर है, y पर ये पॉइंट 4 पर है, इसलिए 4 यूनिट इसका क्या होगा, y की वैल्यू। तो 0,4 h की वैल्यू हो जाए, h पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। g पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो इसके लिए क्या होगा, 0, -4.5। 0 इसलिए आया क्योंकि y एक्सिस के ऊपर वापस से आया है, और ये 0 से अगर ओरिजिन से डिस्टेंस जो मेजर किया अपन ने वो कितना है, 4.5 है, मगर आपने नीचे की साइड मेज़र किया इसलिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ऑफ -4.5। तो ये है पूरा ग्राफ को स्टडी करने का तरीका। ठीक, अब हम अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सेट 1.1 उसको हम पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, और वो भी पूरा बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, पूरा कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज है, जहाँ पे आपको सोच कर, देख कर, समझ कर फिर करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज से पहले आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे स्लाइड में आपको जो मैंने बनाया है उसमें दिखाया है
प्लॉटिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे बी पॉइंट है 4.5 यूनिट टू द राइट, बी पॉइंट, ठीक है। ये बी पॉइंट जो दिख रहा है ये क्या है, 4.5 यूनिट है राइट साइड में टू द राइट, और कोऑर्डिनेट्स क्या है 4.5। एच पॉइंट के लिए क्या है 4 यूनिट अपवर्ड, एच पॉइंट के लिए देखा जाए तो 4 यूनिट अपवर्ड है। ऐसे ई पॉइंट और जी पॉइंट के लिए ये आपको जो पूरा दिया अच्छी तरीके से गिवन है आपका, है ना। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको कैसे लिखना है, पॉइंट को कैसे लिखना है वो आपको दिया है। पॉइंट बी ऑफ एक्स, बी पॉइंट जो है वो कहाँ पे लिखना है, बी पॉइंट जो है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा बी ब्रैकेट एक्स, बी ऑफ एक्स है ना, ये 4.5 डिस्टेंस पर है। अगर एच ऑफ वाई देखा जाए, एच ऑफ वाई क्यों लिखा, क्योंकि एच जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ई एक्स लिखा है क्योंकि ये एक्स पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो लास्ट वाला ये पॉइंट जी है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे जी ऑफ वाई लिखा है, ठीक है। और ये आपको जो ये जो आपको स्केल दिख रहा है 4.5 दिख रहा है, और यहाँ पर ये 4.0 दिख रहा है, ये 2.9 है, ये 4.5 है। ये सिर्फ अपना पुराना जो अपन ने लिखा है पढ़ा है ग्राफ में वही सब दिया है ये, ठीक है, कुछ अलग से नहीं दिया है। एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे इसकी समरी जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जो कि 2 परपेंडिकुलर एक्सिस से बनता है। रेफरेंस लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, और हमेशा डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जो अपन ने अभी देखा था, जैसे कि और भी हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए कॉमा बी है, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर इसको बोला जाता है। ए कॉमा बी रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स जो रहता है ये है उसका लिखने का तरीका होता है, ब्रैकेट में 2 पॉइंट को लिखो ए कॉमा बी, जहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है एक्स की वैल्यू को और बी रिप्रेजेंट करता है वाई की वैल्यू को, ठीक है। और जैसे आप ये लिख देते हो इस तरीके से, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को, क्लियर है। तो किसी पॉइंट को लोकेशन को पता करने के लिए अपन उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। एक मतलब स्पेसिफिक तरीके से लिखा जाता है इसको, है ना, तरीका जो रहता है उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइनेज लिखा है, प्लस और माइनस साइंस जो रहते हैं वो सब रिप्रेजेंट क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस साइन है तो अपवर्ड और राइट साइड बताता है, और नेगेटिव साइन है तो वो बिलो डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड को शो करता है। बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक बढ़िया सा कोट मिला था, इसको भी आप पढ़ सकते हो। कोऑर्डिनेट geometry is not just about shapes, it is about finding your place in the world. वाह। Applying coordinates helps us navigate from simple room to complex map. कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करना, जो आपने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही गूगल मैप बना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता चला। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना होता तो अपन सिंपल अगर एक रूम था, जो जैसे कि रेयान का रूम था, उसमें उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया और उस ग्रिड के ऊपर पेन और थ्रेड से उसने पूरा रूम का स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे उसी रूम से लेकर आप कॉम्प्लेक्स मैप तक को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री का यूज़ करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, एक ऐसी अपन बोल सकते हैं जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की कई सारी ब्रांचेस होती है। सिमिलरली मैथमेटिक्स भी कई सारी ब्रांचेस है, जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसको आप बोलते हो। ज्योमेट्री पढ़ा है जिसमें आप क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ चुके हो पहले, और उसके पहले आप पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारी चीजें, सर्किल पढ़ चुके हो, ये आता है पूरा ज्योमेट्री में। वैसे यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसके लिए हम यूज करते हैं किसी पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए। और लोकेशन पता करने के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई सारी चीजें। उसके लिए हमें 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, एक्स और वाई डायमेंशन अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड कैसा है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस है ये, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक प्लेन सरफेस होगा, इसके पास 2 डायमेंशन ही है सिर्फ। भले इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है, मगर वो थिकनेस हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ आप अगर सामने से देख रहे हो तो ये क्या है, सिंपल एक सरफेस दिख रहा है, प्लेन सरफेस दिख रहा है। तो इस प्लेन सरफेस पे आप देखोगे तो ये इसका क्या है, लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक आपकी ये क्या है, लेंथ है, और यहां से नीचे से ये नीचे तक ये इसकी विड्थ होगी, ऊपर से नीचे तक का ये विड्थ है। तो इसके पास 2 डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के बारे में मैंने पूछा, ये पॉइंट मान लो ए है, ए पॉइंट के बारे में हमने आपसे पूछा कि इस ए पॉइंट की लोकेशन क्या है,
क्या पोजीशन है इसकी, आपको ये बताना है इस बोर्ड के हिसाब से। रेफरेंस जो लेना है आपको, क्योंकि आपसे अगर बोल दिया जाए इस पॉइंट की लोकेशन, तो आप ये नहीं बोल सकते हो पॉइंट कहाँ है ये भी नहीं मालूम। तो हमने एक कंडीशन आपको दे दिया कि ये पॉइंट इस बोर्ड के ऊपर, और इस बोर्ड पर जो पॉइंट है इस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है, जब तक कि इसके डायमेंशन आपको ना दिए जाए, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे हो सकता है, ऊपर से मान लीजिए, ऊपर से बोल दिया कि ऊपर से ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का इसका ये है 30 सेंटीमीटर, और इसका जो लेफ्ट है, बोर्ड का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है इसकी, ये इससे जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए 1 मीटर का या फिर 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो आप आराम से इसकी पोजीशन पता कर लोगे। ऊपर से 30 सेंटीमीटर और इसके लेफ्ट वाला है जो लेफ्ट साइड है बोर्ड का, इससे लेफ्ट साइड से कितना है 100 सेंटीमीटर, तो आप आराम से, क्योंकि ये एक ही कंडीशन होगा बस, ऊपर से 30 तो इस साइड से भी हो सकता है, मगर यहां से राइट साइड से फिर लेना पड़ेगा। कंडीशन में क्या है, लेफ्ट साइड से आपको लेना है 100 सेंटीमीटर और ऊपर से लेना है इसको 30 सेंटीमीटर, तो आप आराम से इस पॉइंट की लोकेशन बता दोगे। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से समझना है तो दूसरे तरीके से समझ सकते हो लोकेशन पता करने के लिए। अगर हमने बोला इसका नीचे वाला जो साइड है, नीचे वाली साइड से इसका डिस्टेंस जो है वो है इसका 120 सेंटीमीटर, और यहां से जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सरफेस है या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड जो है वो क्या है, उससे डिस्टेंस जो है पॉइंट का वो 100 सेंटीमीटर, तो इससे 100 सेंटीमीटर और नीचे से देखा जाए तो ये 120 सेंटीमीटर, तो भी आप इसकी पता कर लोगे। यहां से मेजरमेंट करो, नाप लो, और यहां से भी नाप लो स्केल से, तो इसकी पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी। आया समझ में? सेम तरीके से अपन समझने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें आप कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स की लोकेशन को पता करने वाले हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं। एक होता है लैटिट्यूड के जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो रहती है वो कैसी रहती है, लॉन्गिट्यूड जैसा काम करती है। तो दोनों ही क्या होती है, नंबर लाइन होती है। पहली सिंपल सी बात है, दोनों ही क्या है, नंबर लाइन है। ये होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 5 से, और ये है इसका वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वर्टिकल नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है, जहां पर बीच में क्या लेते हैं अपन, 0 लेते हैं, इसके राइट साइड में 1 2 3, ये इंटीजर से लेते हैं इक्वल गैप पर, है ना, जो आप लोग कभी नहीं लेते हो। इक्वल गैप तो आप कभी लेते ही नहीं, है ना, वो आपको मेजरमेंट करते समय रखना है ध्यान कि इक्वल ही लेना है। यहाँ पर -1 फिर -2 फिर -3। ये आपने 7th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर्स, उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। इंटीजर जो अभी तो बुक चेंज हो रहा है, मगर जो एनसीईआरटी पर आने वाली थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटीजर जो चैप्टर है उसमें लास्ट में क्या दिया, जो भी डिस्टेंस रहता है लेफ्ट साइड में, अगर 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस लेते, नेगेटिव लिया जाता है, और उसकी राइट साइड में इसको पॉजिटिव लेते। या फिर आप अगर अर्थ सरफेस से देख रहे हो, मान लो यहाँ तो ये क्या है, अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव ले जाते हो, और इसके नीचे मान लो खोद दिया, गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर अगर आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस, तो वो क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। सिमिलरली इस कंडीशन में हो जाता है, इस केस में भी ऐसे होता है। यहाँ पे मान लो ये 0 है, ऊपर अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव होते हैं, और नीचे का डिस्टेंस, ये जो मेजरमेंट होता है, ये सारे डिस्टेंस जो नीचे मेजर करते हैं ये होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो सिंगल नंबर लाइन है। अगर सिंबल एक ही नंबर लाइन है, ये ध्यान रखना है ना, ध्यान रखने वाले हर एक बात जो पॉइंट में आपसे बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। लिख रहे हैं वो तो ठीक ही है, मगर जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको नोट्स में लिख लेना है। ये जो आपको एक नंबर लाइन दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही डायमेंशन को मेजर करेगा। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहे हो, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होता है वो क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन होता है। उसमें कि सिर्फ आपकी लेंथ चेंज होती है, लेंथ बढ़ती जाती है, तो बस अकेले एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, उसकी विड्थ और हाइट तो चेंज हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो ट्रेन है या फिर अपन जैसे चल रहे हैं तो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। अगर मान लो अगर कोई बंदा है वो ऐसा चल रहा है सामने से, ऐसा मान लो ये मार्कर है, ये सामने जा रहा है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो इसका जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशन होगा, ठीक है। अब इसका मन हुआ तो ये सीधा ना जाकर ऐसा चला और फिर ये नीचे की तरफ मुड़ गया, नीचे गया फिर ऊपर गया, तो ये जो मोशन हो रहा है इसी बोर्ड के ऊपर है ना, बोर्ड के ऊपर ये मोशन कर रहा है ऐसा ऐसा। अब ये जो बोर्ड है वो क्या एक प्लेन है, प्लेन सरफेस, वो वाला प्लेन नहीं, प्लेन बोला जाता है। जैसे आपका पेपर होता है, कॉपी का पेज है, वो भी एक प्लेन है, बिल्कुल सीधा फ्लैट जो रहता है वो प्लेन होता है। और प्लेन जो रहता है हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, जिसके पास लेंथ होती है और इसकी विड्थ होती है। तो ये जब मोशन करेगा इस बोर्ड के ऊपर तो वो क्या होगा,
टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, अपनी मेन पोजीशन से आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो इसके दोनों डायमेंशन चेंज हो गए। ठीक है, तो ये तो होता है प्लेन सरफेस के ऊपर। अब एक होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन होता है जो, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन करता है मगर स्पेस में होता है, हवा में, और हवा में मोशन करता है। जैसे मान लो यहाँ रखा था, ये यहाँ से ये मान लो मार करा रहा है, और ये सामने जैसे यहाँ था, और यहाँ से ऐसा सामने गया, फिर ऐसा आके फिर आपके पास ऐसा आ गया, मान लो कैमरे तक आ गया। ठीक है, इस तरीके से जब इसका मोशन हुआ है तो ये देखो हवा में भी मूव हुआ है, इस सरफेस के अलोंग भी मूव हुआ है। अगर आप सामने से देखो, ये थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ रखे है ना, ये जो मोशन हो रहा है हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक, अब ये मोशन जो हो रहा है ऊपर की तरफ, अब ये बोर्ड के ऊपर नहीं, पहले हमने बोर्ड के ऊपर मोशन किया था, तो ये टू डायमेंशनल प्लेन सरफेस के ऊपर मोशन कर रहा था, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन था। अगर हम इसको ऐसा हवा में रखते हैं, कुछ डिस्टेंस, बोर्ड से डिस्टेंस है कुछ, इससे ऐसा मोशन कराते हैं अगर, तो ये जो मोशन होगा ये थ्री डायमेंशनल होगा, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है। थ्री डायमेंशनल मोशन आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, मगर अभी आपको पढ़ना है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये है पहले नंबर लाइन, और ये वर्टिकल नंबर लाइन। वर्टिकल नंबर लाइन भी क्या करती है, सिर्फ एक ही तरीके का डायमेंशन बताती है। अब ये ऊपर या नीचे जाएगा तो बता रहा है बस, अब आगे पीछे कितना जा रहा है वो ये लाइन नहीं बताएगी। तो दोनों ही नंबर लाइन, अगर सिंगल नंबर लाइन है अगर, तो वो सिंगल ही डायमेंशन बताती है, या लेंथ, विड्थ या फिर हाइट। अब ये जो है ये क्या बता रही है, ऊपर नीचे करने पर हाइट बता रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या बता रहा है, लेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो बता तो ये कि अगर इंडिविजुअली देखा जाए, अकेले अकेले देखा जाए, तो एक ही डायमेंशन शो करती है दोनों। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, दोनों का जीरो, बस उठा के अपन को रख देना, कुछ टेढ़ा टेढ़ा नहीं करना, कुछ मोशन नहीं करना। हमने क्या किया, इस लाइन को उठाया, ये जो लाइन थी पूरी उठा के हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, जैसे ही इसको हम यहाँ रखेंगे, या फिर इसको उठा के ले आओ यहाँ पे लगा दो, तो जैसे हम इसको यहाँ लाएंगे तो कैसा दिखेगा वो आप देखो। यहाँ पे ये लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो इसका जीरो जो था, वर्टिकल लाइन का जीरो था, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जीरो भी यहीं पे आ गया, दोनों जीरो एक साथ हो गए। यहाँ 1 आ गया, ये 2, ये 3, यहाँ पर ये 4। इस तरीके से आप नंबर लाइन इनफिनाइट बन सकते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन पर यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4। इस तरीके से अपन को डायमेंशन पता चल जाएंगे। अपन ने पॉइंट्स को नोट कर दिया है ना। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए, यानी कोई यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट नहीं लेते। जब आप ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसको आप डिस्टेंस को मेजर जब करते हो तो वो यूनिट्स में लिया जाता है। ठीक है, ये 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पर भी यूनिट्स में मेजरमेंट किया जाता है डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्या, ग्राफ। ये एक प्लेन सरफेस था, इस प्लेन सरफेस के ऊपर हमने एक ये ग्राफ बना दिया। ये हमने दो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया परपेंडिकुलरली, मतलब दोनों नंबर लाइन के बीच में। वर्टिकल नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ये जो दिख रहा है ये वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है। वर्टिकल से याद रखो, वर्टिकल से वाई, वाह, और हॉरिजॉन्टल है तो उसका एक्स एक्सिस इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, टेढ़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री बनना चाहिए आपका एंगल। ठीक है, तो ये होता है इसका प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पे ये अपन ने बना दिया। ठीक है, तो ये जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब किसी एक प्लेन सरफेस के ऊपर बनती हैं, तो जितनी एक्सिस ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे कि अगर मान लो हमने इतना एक रेक्टेंगल बना दिया है ऐसा, अगर मान लो, तो ये रेक्टेंगल आप विजुअलाइज कर सकते हो या फिर हम बना के ही देख लेना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से अगर हम एक रेक्टेंगल बना देते तो रेक्टेंगल भी क्या दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है, ये क्या है, एक प्लेन बन गया। अगर हम पूरा बोर्ड लेते हो, बोर्ड पर हम सीधा लाइन बनाते वर्टिकल और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते तो भी ये बोर्ड पूरा होता प्लेन, मगर हमने ये रेक्टेंगुलर बना दिया क्योंकि अपन ने लाइन इतनी छोटी ली थी, तो ये रेक्टेंगुलर बनेगा एक फ्रेम। इसी फ्रेम का हम क्या बोलेंगे, प्लेन। और जब ये कोऑर्डिनेट, पहले प्लेन तो ये भी है मगर ये भी प्लेन है, मगर इस प्लेन का नाम एक पर्टिकुलर हम रख देते हैं जो कि होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन।
कार्टिशियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अपन ने पढ़ा था रीनी डेस्कर्टिस, कर्टिस में पीछे CARTES आ रहा था, तो वो यहाँ से कार्टिसियन बन गया वो, ठीक है। रीनी डेस्कर्टिस से इसका नाम पड़ गया कार्टिशियन प्लेन। कार्टिशियन प्लेन क्या है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो प्लेन बनता है यानी कि एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, बिल्कुल एंड पॉइंट, ये यहाँ से लाइन, इससे लाइन, यहाँ से लाइन और ये लाइन, तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम बना है, इसी को बोला जाता है कार्टिशियन प्लेन। अब ये जो पूरा कार्टिशियन प्लेन है, इस कार्टिशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा आपको, मगर ये इक्वल ही है। ये आपको कंसिडर करना कि ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं। इन्हीं चारों इक्वल पार्ट्स को जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है कार्टिशियन प्लेन को, इन चारों पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। इन चारों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट, QUADRANT, इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। तो अगर आपसे बोला जाता है कि एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टिशियन प्लेन को जिन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उन इक्वल पार्ट्स को क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से अपन ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द कार्टिशियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब क्वाड्रेंट बोला जाता है तो यहाँ पे नंबरिंग भी होगा इनका, क्वाड्रेंट का कौन सा क्वाड्रेंट है, पता कैसे चलेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये होता है इसका फर्स्ट, हमेशा ऑर्डर फिक्स रहेगा, ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पे अपन को देखना होता है कि अपन को यहाँ पे मान लो बीच में यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट रख दिया जाता है, तो उस पॉइंट का अपन को लोकेशन कैसे पता चलेगा। कार्टिशियन प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन अब अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो पॉइंट हमने मान लिया ये है, यहां पर ये वाला पॉइंट है। अब हमने ये नहीं बोला ये पॉइंट ए है, मान लो हमने बोल दिया आपसे ए पॉइंट के आपको जो पोजीशन है वो आपको बतानी है। तो पोजीशन पता करने के लिए अपन को कोई ना कोई नंबर तो होना चाहिए। जैसे ये नंबर लाइन है, इस पे हमने सिर्फ ऐसा रख दिया, ये हमने पॉइंट लगा दिया ये, और ये हमने बोल दिया ए है, ये ए पॉइंट है। तो नंबर लाइन सिंगल थी, सिंगल नंबर लाइन था, एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी। इस पॉइंट का अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसके पॉइंट के नंबर क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 2 मीटर पर या फिर 2 यूनिट पर है कोई भी अगर पॉइंट है जो 2 यूनिट पर है वो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। मगर इस केस में अलग होगा, जो ये पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट है, इसलिए अपन को क्या बोलेंगे, इसको कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो नंबर होता है जिस नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सिंगल नंबर होता है। नंबर लाइन अकेली है तो एक ही नंबर होगा, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब जैसे कार्टिशियन प्लेन सिर्फ एक डायमेंशन, एक नंबर लाइन थी, तो एक ही नंबर होगा और उसी नंबर को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर लाइन है, तो इस पॉइंट के भी 2 नंबर होंगे, ठीक है, 2 नंबर जो रहेंगे, जैसे अपन नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, नंबर की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इस पॉइंट के भी 2 नंबर होंगे और उन दोनों नंबर को क्या बोला जाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमेशा अपन को जैसे कोऑर्डिनेट इसके फाइंड करने हैं पॉइंट के, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो पैरेलल लाइन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये अपन को शुरुआत में करना पड़ता है, फिर आप और क्लियर हो जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। तो जब आपको इस पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल जो कि एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सामने सामने होती है ना। तो ये तो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, अब एक लाइन हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल भी ड्रॉ कर दिया, और जहां पर ये दोनों पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ये है, और इसी पॉइंट से तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था। तो अब ये जो लाइन होगी एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 3 पर, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, क्योंकि 2 एक्सिस है तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये हो गया 3। और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां से अपन ने लाइन ड्रॉ किया, तो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 पर, तो ये हो जाएगा 2। तो 3,2 इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। 3,2 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। हमेशा क्या ध्यान रखना अपन को, पहले एक्स होगा फिर आएगा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आता है यहां पे ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है।
ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो हमेशा लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई लिखा है, जैसे ये अपन ने लिखा है कोऑर्डिनेट्स को, ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए अपन नंबर्स का यूज करते हैं, और नंबर्स को अपन एक फिक्स स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब कि वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, हमेशा पहले क्या आएगा एक्स और दूसरा आएगा वाई, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन वाला नंबर होगा वो पहले आएगा और जो वर्टिकल लाइन वाला है वो बाद में ही लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा ये कुछ नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, ये मायने नहीं रखता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ये पॉइंट कहाँ देख रहा है, कट कर रहा है, इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी हमने पहले, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये चेक करके आपको बस पॉइंट को बता देना है कि कोऑर्डिनेट्स उसके क्या होंगे। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और ये लिखे जाएंगे हमेशा किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जहां पर ए कॉमा बी लिखते हैं अपन। ऑर्डर्ड पेयर मींस एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो, ए कॉमा बी लिखते हो, ये क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या है वो भी आप लिख लेना। ऑर्डर्ड पेयर में क्या करते हैं अपन, when the position of any point is represented by using two numbers which are in specific order. Then the pair of numbers is called ordered pair. Is called ordered pair. क्लियर है? तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर की एक खासियत होती है, क्वालिटी होती है जो कि आपको समझ लेनी है। ए कॉमा बी है अगर, तो ये एक पॉइंट को शो कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो नंबर उनको ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, कर्व्ड ब्रैकेट में, तो ये हो जाता है एक ऑर्डर्ड पेयर, एक पॉइंट की लोकेशन को बताने वाला। तो अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 3,2, ये आ गया। अब इसी का हम यहाँ पे अगर बना देते इस तरीके से, ऐसा ये पॉइंट -3 और यहाँ से ये 2, इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है आपको, बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट अपन क्या देखें, पहले एक्स देखा जाता है, तो हम इससे एक्स पर ड्रॉ किया, जैसे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये -3 मिला, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना -3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2 है। जब यहां से वाई के ऊपर परपेंडिकुलर किया तो ये 2 मिल गया, तो -3,2 हो गया, ये मिल गया। अब 3,2 था तो ये पॉइंट था, अब 2,3 होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो हमने एक पॉइंट लिया 2,3। हम उल्टा कर रहे हैं, है ना। उल्टा करने पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पॉइंट जो है ऑर्डर्ड पेयर जो होता पॉइंट का, वो अगर चेंज हो जाते, नंबर चेंज हो जाते, जैसे x, y था, ये y, x होगा, तो नंबर भी और उसकी पॉइंट की जो पॉइंट होगा उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब 2,3 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू है 3, मतलब कि अपन को 2 से ड्रॉ करना है ना, ये 2 से। अब देखो पॉइंट दिया है, इसमें आपके पॉइंट, जैसे हमने इस पॉइंट को लिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे। अब कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं और इससे आपको पॉइंट फाइंड करना है कि पॉइंट कहाँ होगा। तो हम पहले x पे 2 पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी y एक्सिस के पैरेलल। तो इस पॉइंट पे अपन ने ड्रॉ करा है ऐसा लाइन, ये लाइन ड्रॉ करोगे आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसी सीधी, ठीक है। ये हम यहां से ड्रॉ कर दे रहे हैं और y कितना है 3 है, तो y 3, देखो -3 तो है नहीं, तो अपन -3 होता तो ऐसा करते हैं अपन, 3 है तो यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और जहां पर ये दोनों पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट कौन सा है C पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। तो देखो 3,2 था तो ये पॉइंट था 3, 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अब जब 2,3 हो गया तो ये पॉइंट मिला, मतलब पॉइंट तो चेंज हो गया ना। तो यहीं से ऑर्डर्ड पेयर के लिए कंडीशन होता है कि कभी भी x, y इक्वल नहीं होता है y, x के। x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, ये ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन होती है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको आपको बड़े ध्यान से समझना और इसको याद भी रखना है, कभी भी x, y, x के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता?
जब यहाँ 3,2 था, अगर x, y इसको माने और ये होगा y, x, तो इन दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। ये दोनों पॉइंट्स सेम पॉइंट, मतलब सेम जगह पर दोनों पॉइंट नहीं आ रहा, अलग अलग जगह आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर चेंज होता है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के, तो फिर रिवर्स हो जाते हैं, तो फिर नंबर भी या फिर पॉइंट जो रहता है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। देखिए आप उसमें दिया है आपका एनसीईआरटी में, जो आप देखोगे तो उसमें हमें आपको क्लियरली गिवन है फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। ओ ए बी जो है वो क्या है, एक रियान के रूम के कॉर्नर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में देखोगे अगर आप तो ये दिख रहा है आपको ओ ए एंड बी। ओ ए बी ये तीनों क्या है, एक ये ओ है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर ये सी पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे गिवन है, दिख रहे हैं। इन चारों पॉइंट्स गिवन है आपको, और रेक्टेंगुलर रूम है इसलिए 4 पॉइंट्स यहाँ आपके दिए हैं। और ओ पॉइंट है, ये क्या है, इसका ओरिजिन है, मतलब कि डिस्टेंस जो मेजर करना है वो इसी पॉइंट से अपन को डिस्टेंस को मेजर करना है। क्लियर है। अब देखिए ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसके बारे में पूरा कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करना है इसका। और इसमें क्या दिया है कि जो फिजिकल डिस्टेंस है उनको किस फॉर्म में मेजर करना है, स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिकल पोजीशंस यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर x, y के फॉर्म में हमें डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, जो भी आपको डिस्टेंस, जैसे आप पॉइंट को लोकेट कर रहे हो तो x, y के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अपन यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं। ओरिजिन दिया है आपको, ओरिजिन कहाँ पर है, रिप्रेजेंट्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मेन रूम लेआउट एक्टिंग एज द अल्टीमेट बेंचमार्क पॉइंट्स फॉर ऑल लीनियर मेजरमेंट्स। ओरिजिन कहाँ पर, बिल्कुल लेफ्ट में है ना, बॉटम लेफ्ट में है, जो कि आप देख भी सकते हो। यहाँ पर फिगर में देखोगे तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको दिख रहा है ये क्या है, बॉटम लेफ्ट पार्ट है, बॉटम सबसे नीचे और लेफ्ट में बिल्कुल रूम के। दूसरा दिया है यहाँ पे एक्सिस जो दिए हैं, एक्सिस आपको क्लियरली दिख ही रही है, एक्स और वाई एक्सिस दो साइड को ले लिया है। और ओरिजिन से देखेंगे अगर अपन तो ये राइट साइड में जो दिख रही लाइन, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये जो दिख रही है आपको लाइन, इस साइड को ले रहा है अपन एक्स एक्सिस, ऊपर की साइड ले रही है वाई एक्सिस, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया आपको यहाँ पे, रूम डायमेंशन जो है वो कैसे, अपर लेफ्ट कॉर्नर जो है वो कितना है, मार्क कितना है, सी 0,10। अपर लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,10। बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो वो कितना है 12,10 है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने 12,0 और ओरिजिन के 0,0 होता है, ये अपन ने पहले पता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा क्या क्या गया है वो अपन के यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक एक करके अपन पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन पहला दिया है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। D1R1 कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे D1R1, ये जो दिख रहा है आपको 8 और 11 पर, D1 ये है और ये है R1, ये 11 और 12 के बीच में R1 दिख रहा है ना, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको ये रेड कलर से D1R1 है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डोर ऑफ द रियान्स रूम। ये डोर है इतना, मतलब 8 से लेकर 11.5 तक ये बीच में, ये जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो गैप है ये इतना, ये क्या है, रियान का रूम का डोर है ये। ठीक है, इसके बाद ये हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब कि वाई एक्सिस से रियान का जो डोर है वो कितना दूरी पर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है वो भी हमें बताना है। ठीक है, दोनों चीज़ दी यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन में दिया वाई एक्सिस से और कितना दूरी पर है एक्स एक्सिस से, दूरी मतलब डिस्टेंस। अब अगर आपको दूरी पता करना होता है तो आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर खींचते हो, परपेंडिकुलर खींचने पर ही आपको डिस्टेंस पता चलता है ना। जैसे कि अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, जो कि आप यहाँ पे और डिटेल में पढ़ चुके हो पहले, कैसे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो परपेंडिकुलर अगर आके, है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, इतना ब्रॉड नहीं होता वो, छोटा सा पॉइंट है, जस्ट पॉइंट होता है वो। तो यहाँ से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या देता है अपन को, एक्स का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स के बराबर, जितना अगर आप लिखो यहाँ से यहाँ तक का एक्स का डिस्टेंस है ना। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी पॉइंट से
इस पॉइंट से जैसे हमने ड्रॉ किया था वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देता है। और जैसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सीधा बिल्कुल, तो वो अपन को क्या देता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट को देता है। क्योंकि ये जितनी लेंथ होगी वही लेंथ यहाँ पर मिलेगी अपन को, ये वाली जैसे ये दिख रहा है उतना ये है, तो वाई एक्सिस देता है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस मिल जाता है अपन को, मतलब वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है जैसे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इससे एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर है इतना? इसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो पूछा था वो कितना डिस्टेंस पर है, मतलब वाई एक्सिस से, ये जो पॉइंट है डोर का डायमेंशन पूछा है ना। तो अब यहाँ पे क्लियरली अपन देख सकते हैं डोर D1 जो है वो कितना है 8, मतलब कि अगर वाई एक्सिस से देखा जाए 8 यूनिट होगा। लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस पर है, 8 यूनिट पर होगा, सीधा सा दिख रहा है अपन को। ये लेफ्ट वॉल है, मतलब ये वाई एक्सिस जो है ये वाली लाइन, वाई एक्सिस से मतलब ओरिजिन से ये वाला जो पॉइंट है इससे कितना डिस्टेंस पर, ये 8 है, सीधा सा दिख रहा है 8 यूनिट पर है। ये लेफ्ट वॉल, इस लेफ्ट वॉल से देखा जाए तो ये पॉइंट 8 यूनिट पर है। और दूसरा पूछा है कि वाई से कितने डिस्टेंस पर है। अब जो एक्स एक्सिस है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर। अब एक्स एक्सिस के ऊपर तो लाई कर रहा है वो, ये जो डोर है एक्स एक्सिस के ऊपर तो लाई कर रहा है, ये जो लेंथ है। अब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर उसका डिस्टेंस देखा जाए तो वो कितना लेंगे अपन, 0 लेंगे, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं है। ऊपर की साइड होता है, अगर ऊपर से अगर यहाँ से अपन ऐसा डिस्टेंस मेजर करते हैं ये, तो कुछ डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसलिए कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा इसका। ठीक है, एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है या फिर कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई लाइन है अगर, तो उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से तो कुछ होगा, मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा था अपन को वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है डोर का, 8 यूनिट था। ये दिख रहा था अपन को 8 यूनिट, ये दिख रहा था यहाँ तक, मगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा डिस्टेंस। जो इसका सेकंड क्वेश्चन था ना ये वाला, जैसे आप देख पा रहे थे यहाँ पे रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितना है ये वाला पूछा था। और हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना होगा, 0 होगा। अब इसके आपके यहाँ पे आंसर भी गिवन है, आंसर आप इसको स्क्रीनशॉट खींचकर लिख सकते हो। ठीक है, ये दिया है डिस्टेंस, लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस दिया है, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस दिया है ये वाला, ये कितना है, द डोर इज एग्जैक्टली 8 यूनिट अवे फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है, 0 यूनिट, कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है वो डोर जो है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, इसलिए कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा इसका कवर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें पूछा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी ये अपन को बताना है। ठीक है, चलिए आ जाइए फिगर के ऊपर। D1 कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है D1, ये वाला पॉइंट। अब D1 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिंपल सी बात। मगर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8,0, सिंपल सा। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर है ना। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट में आप डाउट्स जरूर पूछ सकते हो, या फिर इसका एक लाइव क्लास चलाएंगे, डाउट सेशन आपका, ये आपको ध्यान रखना है रोज, और रोज नहीं तो आपका अल्टरनेट फॉर्म में आपका डाउट सेशन तो चलेगा ही, लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, जो भी हम करेंगे, अभी स्कूल्स चालू होंगे, जो बच्चे और आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे पढ़ने में, तो अपन और लाइव क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विड्थ है क्या। इफ अ पर्सन इन द व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजिली, क्या रूम से अगर किसी एक ऐसा व्यक्ति है जो व्हील चेयर पर जा रहा है, वो क्या एंटर कर सकता है उसमें। तो इसका अपन को आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो चलिए हम जाते हैं यहाँ पे। पहले उन्होंने क्या पूछा है कि कितना वाइड है वो, R1 इज द पॉइंट 11.5, जो अपन ने यहाँ पे देखा है R1 पॉइंट ये है। ठीक है, R1 है 11.5, तो वो पूछ रहे हैं D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि डोर जो है उसका विड्थ कितना है, ये पूछा है। वाइड कितना है, हाउ वाइड इज द डोर। तो यहाँ से अपन क्लियरली देख सकते हैं, 8 से लेकर यूनिट काउंट कर लीजिए आप, जैसे आप डिस्टेंस मेजर करोगे ओरिजिन से लेकर अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो यहाँ पे
ये ओरिजिन, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया ये, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अपन को देखना है ना। तो ओरिजिन से आप डिस्टेंस जब मेज़र करने वाले हो तो हमेशा डिस्टेंस ओरिजिन से मेज़र करती है, आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन से जब R1 पॉइंट का डिस्टेंस आप मेज़र करोगे यहाँ तक का, तो कितना आएगा ये 11.5 आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है R1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 11.5, मतलब इसकी x की वैल्यू कितनी है 11.5, तो ये जो पॉइंट है 11.5 हो गया, ठीक है, ये हो गया 11.5। इसके बाद अब आपको देखना है कि D1 का डिस्टेंस कितना है, D1 कितने पर है 8 यूनिट पर है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करोगे तो कितना है 8 का है। अगर आपको डिस्टेंस डोर का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब डोर के बीच का गैप फाइंड करना है अगर, तो आप क्या करोगे, ये पूरा डिस्टेंस O से लेकर R1 का डिस्टेंस और O से लेकर D1 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इतना हटा दो तो क्या बचेगा, ये पूरा इतना डिस्टेंस बचा रहेगा बस। तो ये डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड करेंगे, OR1 माइनस OD1, पूरे डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है O से लेकर R1 तक का और O से लेकर D1 तक का, ये डिस्टेंस अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो अपन को इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। आराम से आप गैप डोर की विड्थ आप आराम से फाइंड कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख भी सकते हो, ठीक है। आसान है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस है D1 R1 के बीच का, तो क्लियरली आप 8 से भी काउंट कर सकते हो यहाँ से, जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से या फिर 11 से लेकर 12 के बीच का पॉइंट क्या होगा 11.5। तो 7 से 8 से 9 तक देखेंगे तो कितना होगा ये 1 यूनिट, फिर 9 से 10 तक 2 यूनिट, 10 से 11 3 यूनिट और 11 से 11 ये हाफ और हो जाएगा। तो 1 2 3 ये हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 एंड 3.5। तो जो विड्थ होगा या फिर डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो कितना होगा 3.5। आपको लिखना कैसे वो वहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। ये दिया है विड्थ, डोर विड्थ कैलकुलेशन, कैसे आप कर सकते हो डोर की विड्थ का कैलकुलेशन। तो ये आपको दिख रहा है 11.5 माइनस 8 कर दिया तो 3.5 मिलेगा, दिख रहा है ये दिया है आंसर इसका। तो 3.5 फीट क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना, फीट में मेजरमेंट हो रहा है 1 यूनिट, क्योंकि कितने के इक्वल है 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के इक्वल है 1 फीट के इक्वल है, 1 फीट के इक्वल है। इसलिए आपको जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे इस ग्राफ में या फिर इस रूम का डिस्टेंस मेजर करोगे तो हर एक यूनिट के लिए आप यूनिट वाइज अगर लिखोगे तो 1 यूनिट फीट के इक्वल। तो जैसे यहाँ पर 3.5 यूनिट अपन को डिस्टेंस मिला तो 3.5 को क्या लिख दिया 3.5 फीट लिख दिया। समझ में आया फीट क्यों लिखा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या फिर 1 यूनिट इक्वल टू क्या लिया अपन ने यहाँ पे 1 फीट लिया है इसलिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूरा। और व्हील चेयर पास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा यस, स्टैंडर्ड जो कमर्शियल व्हील चेयर्स होती हैं उनका मिनिमम जो विड्थ होता है वो कितना होता है 2.6 फीट होता है अप्रॉक्सीमेट। जो होता है जो व्हील चेयर होती है उनका बीच का मतलब जो विड्थ होती है उनकी वो कितनी होती है 2.6 फीट होती है। और जो अपना डोर है वो कितना है 3.5 फीट का है। तो इसके बीच में से आराम से निकल जाएगा। मान लो जैसे कोई मोटा तगड़ा आदमी होता है तो वो नहीं निकल पाता है, ठीक है। पतला सा अगर दरवाजे हो तो नहीं निकल पाए वो, मगर अब पतला सा आदमी है और डोर भी उतना ही हो तो वो आराम से निकल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, मगर व्हील चेयर आराम से यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि उसकी जो विड्थ होती है वो 2.6 होती है नॉर्मल व्हील चेयर्स की। अगर कोई व्यक्ति जो चल नहीं सकता व्हील चेयर से अगर जा रहा है तो वो आराम से निकल सकता है इस रूम से, रेयान का जो रूम है वो, ठीक है। इसके बाद देखिए आप 4th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है B1 जो पॉइंट है वो कितना है 0,1.5 B1 पॉइंट, ठीक है। B1 है 0,1.5 ये, ठीक है, दिख रहा है अपन को। और दूसरा पॉइंट जो है B1 दिख गया आपको इस ग्राफ के ऊपर, नहीं दिख रहा तो हमें बताना पड़ेगा और क्या। ये B1 हो गया है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया ये B1 हो गया। और B2 क्या है ये दोनों पॉइंट जो है वो लाइक इसके ऊपर कर रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये दोनों हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाथरूम के डोर को। जो बाथरूम का डोर होगा उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है B1 B2। अच्छा B1 और B2 के बीच का गैप कितने का है 3 यूनिट का, 3 यूनिट का नहीं 2.5 यूनिट का है ना। 2.5 यूनिट मतलब 2.5 फीट का डिस्टेंस ही है, ठीक है। अब यहाँ के क्वेश्चन में क्या दिया है B1 B2 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम डोर।
इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। जो रूम का डोर था, मतलब कि जो रूम था उसका दरवाजे का विड्थ और ये बाथरूम का जो डोर है उसकी विड्थ, इसमें पूछा है नैरो होगी कि नहीं होगी, नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो कैसा है, नैरो है। ये दिख रहा है आपको कितना गैप है दोनों के बीच में, सिर्फ 2.5 का। देखो 4 से 3 तक 1 यूनिट, फिर 3 से 2 तक 1 यूनिट, और 2 से लेकर 1.5 से लेकर यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 यूनिट तो ये कंप्लीट है पूरा पूरा, और ये हाफ यहाँ पर ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इसकी थिकनेस कितनी, 2.5, इसलिए अपन यहाँ बोल देंगे बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अब इसका आंसर अपन देख लेते क्या दिया है। आंसर में है कितना दिया आपको, आपके जो अपन ने यहाँ पर निकाला था वही दिया है ना। कितना है इसकी विड्थ, 2.5 यूनिट है, क्योंकि 4 - 1.5 आप करोगे तो यही मिलेगा आपको। 4 - 1.5 क्यों किया, ये क्लियर है, क्योंकि ग्राफ से आप देख रहे हो 4 यूनिट है, 0 से लेकर आप यहाँ पर 4 तक जाओगे तो 4 यूनिट हो गया, ओरिजिन से यहाँ तक 4, और ओरिजिन से B1 तक देखोगे तो कितना 1.5 है। तो 4 - 1.5 कर दिया अपन ने, 4 - 1.5 कर दो, इतना कर दो, तो बीच का जो बचा है इतना डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस अपन को मिल जाएगा, वही अपन को फाइंड करना। तो वही क्या है, डोर का डिस्टेंस है, बाथरूम डोर का, मतलब बाथरूम डोर का विड्थ है जो आपसे पूछा। तो अपने यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा इसका, बाथरूम डोर इज नैरोवर, मतलब कि सकरा बोलते ना अपन, उसकी वाइडर नहीं है, मतलब कि चौड़ा नहीं है, वो पतला है, उसकी उतनी ज़्यादा विड्थ नहीं है, ठीक है। तो ये था इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, बस उसी रूम के डायमेंशन को स्टडी करना था, एनालाइज करना था बस इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगली वीडियो में हम समझने वाले हैं और भी कई सारे कंसेप्ट, ठीक है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें सब लोग, शेयर करें जितना पॉसिबल हो सके, सबसे सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।